हमें हमारी बिल्ली के लिए भेड़ का दूध लेने जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप दोबारा आइएगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जेब से मैजिक टैलेंट टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं रिया को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। लेकिन इस आदमी ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उसकी बिल्ली को भेड़ का दूध पीना है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक रेस्टोरेंट के ओनर ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी बिल्ली को भूख लगी थी। भले ही अपनी पूरी जर्नी के दौरान अमित कोई भी स्टूडेंट ना ढूंढ पाए, फिर भी सभी लोग हमेशा उसके रिस्पेक्ट करेंगे और उसे हमेशा एडमायर करेंगे। सभी लोग उसे अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए पैसे तक देने को तैयार हैं। फिर भी प्रेम ने उसे मना कर दिया, जबकि इतने बड़े मजिशियन से मैजिक सीखने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि प्रेम अपनी बेटी को मुझे टेस्ट नहीं करने दे रहा है। और अब यही सच है, इन लोगों के जेस्चर और लुक्स बिल्कुल एक जैसे हैं और अब ये सभी नहीं चाहते कि मैं यहाँ एक सेकंड और भी रुकूं। अमित ने सभी को देखते हुए सोचा, ठीक है तो मैं वापस आऊंगा, अमित ने कहा। आज अमित को पहली बार किसी ने उसका स्टूडेंट बनने से मना किया था। उसने अपने सिक्के उठाए और हाथ में छड़ी लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। अपना ध्यान रखिएगा सफेद दाढ़ी वाले दादाजी। अगर आप गिर गए तो शायद आप उठ नहीं पाओगे। अमित जब गेट खोल रहा था तब रिया ने कहा। अमित का हाथ वहीं रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और रिया को देखने लगा। अमित ने पहले भी एक बौनी लड़की देखी थी जो उसके लिए लाइफ एनर्जी वाला पानी लेकर आई थी। अमित अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर था। एक दिन जब वो अपनी बिल्डिंग के 32वें फ्लोर पर बैठा बैठा खांस रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अपना ख्याल रखना सफेद दाढ़ी वाले दादाजी। अगर आप मर गए तो आप बहुत लोगों की जान लेकर मरोगे। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक 16 साल की बौनी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो उससे पहली बार मिल रही थी। उसकी बात सुनकर अमित को बहुत सरप्राइज हुआ था और उस लड़की ने भी ये बात ठीक वैसे ही कही थी जैसे अभी अभी रिया ने बोला। वो यंग लड़की अमित को थोड़ी देर तक बस देखती रही। उसने अपने बेल्ट पर लटके हुए जार को निकाला और अमित की तरफ फेंक दिया। उसने अमित को बताया कि लाइफ एनर्जी वाला लिक्विड है जो उसके एरिया में पाया जाता है और इससे उसकी प्यास बुझ जानी चाहिए। इसके बाद वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सभी के पास वफादारों की बिल्डिंग में आने का राइट नहीं था और अदर स्पीशीज वालों के लिए यहां पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस थे। अपनी आखिरी सांस लेते हुए अमित ने उस जार को खोला और उसमें जो भी था उसे पी लिया। इससे उसकी बॉडी में एक वार्म करंट दौड़ गया। ये लाइफ एनर्जी वाला दूध था जो लाइफ एनर्जी वाले पानी से भी ज्यादा प्रीशियस था। उस जार में बस 3 बूंदें ही थी जिसे पीकर अमित की एज 10 साल से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अमित दोबारा से रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करने लगा था। उसका बुढ़ापा अब उस पर बिल्कुल भी हावी नहीं था। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी जवानी लौट आई हो। हालांकि उसके बाल अभी भी सफेद थे और वो इतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ था। फिर भी जैसी उसकी हालत थी उस हिसाब से उसमें काफी चेंजेस हो गए थे। उस लड़की ने इतनी वैल्यूबल चीज अमित को ऐसे दी थी जैसे वो बस एक नॉर्मल पानी की बोतल किसी को दे रही हो। उसने बिना कुछ जाने सोचे एक रैंडम बूढ़े आदमी को इतनी प्रीशियस चीज दे दी। उस बूढ़े का वो नाम भी नहीं जानती थी। बाद में अमित को पता चला कि वो बौनों की प्रिंसेस और राजगद्दी की एकमात्र वारिस थी। वो अपने घर से ये लाइफ एनर्जी वाला दूध लाई थी जिसे वो प्यास लगने पर पी लेती थी। और जब उसने अमित को खांसते हुए देखा तो उसने उसे वो जार दे दिया। वो लड़की पहली बार कालचुरी स्टेट आई थी। उस समय सारे बौने दोस्ती का मैसेज लेकर कालचुरी स्टेट आए थे। उन्हीं के साथ वो भी आ गई थी। शायद उसने बिल्डिंग में आने के लिए गार्ड्स को ट्रिक किया था। वो सबसे ऊपर के फ्लोर पर गई और वहां लिखाई बौनी राजकुमारी यहां थी। फिर वो वहां से चली गई।
काजूरी स्टेट के राजा ने उसके लिखे सेंटेंस को दो राज्यों के बीच फ्रेंडशिप के प्रूफ के तौर पर एक मैसेज समझा। अमित अपने ख्यालों से वापस आया और रिया की तरफ सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और सोचने लगा, ये भी बिल्कुल उस लड़की के जैसी ही है, क्योंकि शायद ये एक आधी बौनी स्पीशी से बिलोंग करती है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका उससे कोई रिलेशन नहीं हो सकता, वो प्योर ब्लड की थी और ये तो हाफ ब्लड है। शायद मुझे कोई धोखा हुआ है। मैं एक सेंटेंस के दम पर इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूं? ये सोचते हुए अमित ने दरवाजा खोला और फिर बाहर चला गया। अमित ने बहुत सालों से उस लड़की के बारे में बौनों से कुछ भी नहीं सुना था। उस रात जब महेंद्र पर हमला हुआ, उसके बाद उस इंसिडेंट की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आई। जितना अमित ने सुना था, उस हिसाब से उस रात महेंद्र बुरी तरह से जख्मी हो गया था और डीमन से लड़ते लड़ते ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। और तभी से किसी ने बौनों की राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। उसमें और रिया में किसी भी तरह का लिंक नहीं जोड़ा जा सकता था। बस ह्यूमन और बौनी स्पीशीज में जो हाई कमांड के लोग थे, उन्हीं को सारी बातें ठीक से पता थी। लगता है रेस्टोरेंट का ओनर किसी भी हाल में अपनी बेटी को जाने नहीं देगा। क्या मुझे इसे भी अपने साथ ले चलना चाहिए? अमित ने मुड़कर रेस्टोरेंट की तरफ देखा और फिर लंगड़ाता हुआ अपनी छड़ी के सहारे आगे चला गया। थोड़ी ही दूरी पर वसीम अपनी पोशन शॉप के दरवाजे पर अपने काले कपड़ों में खड़े होकर अमित को जाते हुए देख रहा था। ये आदमी उतनी दूर से यहां क्यों आया? अपने हाथ में हरे रंग की फ्लेम लेकर वसीम ने मन में बड़बड़ाया। फिर उसने अपना सिर रेस्टोरेंट की तरफ घुमाया। प्रेम और रिया बाहर आ चुके थे। उसने जैसे ही रिया को देखा, अपनी आईब्रोज चढ़ा ली और सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी इस छोटी सी बच्ची को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है। प्रेम ने वसीम को देख लिया और सोचने लगा, यह अच्छी बात है कि रिया जीनियस है, लेकिन लोग उसे अपना टारगेट बना रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वसीम पहले भी उसे लालच भरी नजरों से देख चुका है। फिर अमित भी उसे स्टूडेंट बनाने के मोटिव से ही आया था और अब वसीम उसे दोबारा घूर रहा है। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अमित काफी डिसेंट था। प्रेम के लिए एक रॉयल इंसान को सर्व करना एक ऑनर जैसा था और इसी ऑनर के साथ प्रेम की अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई थी। प्रेम के नीबर ने उसे बहुत चिंता में डाल दिया था। शायद वो एक डार्क मजिशियन था। उसके लुक्स, उसकी वॉइस और उसके स्लो एक्शंस नफरत और डार्कनेस से भरे हुए थे। प्रेम को अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत चिंता होने लगी थी। इतनी छोटी बच्ची से पूरी दुनिया अपना फायदा निकालने का सोच रही थी। रिया पोशन शॉप पर रुक गई। गुड मॉर्निंग कछुआ दादाजी, काले कोयले और हरे मटर। हेलो। रिया ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर की और सोचा, कछुआ? वसीम वाकई में थोड़ा स्लो था, लेकिन नॉर्मली लोगों को ऐसे अजीब निकनेम पसंद नहीं आते। ये काफी रूड था। रिया अभी ये समझने के लिए काफी छोटी थी। शायद जब वो बड़ी हो जाए तब उसे ये बात ठीक से समझ आने लगेगी कि किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमारी बात का बुरा भी लग सकता है। लेकिन प्रेम इस बार काफी एम्बैरेस्ड हुआ। वो वसीम से माफी मांगना चाहता था। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही वसीम ने रिया की बात पर रिएक्ट किया। वसीम ने अपनी आंखें ऊपर करके कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज इतनी हार्श और टेरिफाइंग थी जैसे दो मेडल्स आपस में रगड़ा रहे हों। प्रेम ने अपने शब्द पहले ही रोक लिए और सोचने लगा, लगता है इसे अपना निकनेम इतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन इसका लुक भी बिल्कुल अभी जैसा था। अगर ये भी रिया को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। भगवान जाने सभी मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? वो तो अभी एक छोटी सी बच्ची है। रिया, तुम्हारे हाथों में ये अगली सा जानवर कौन है? काले कौवे ने थोड़ा पास आते हुए पूछा। वो अभी भी अपनी बॉडी को दो पत्तियों से कवर किए था। ये फिर भी तुमसे अडोरेबल ही है काले कौवे। हरे तोते ने काले कौवे की तरफ देखकर कहा। लेकिन क्या बिल्लियां बस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती? ये ऑरेंज और व्हाइट क्यों है?
हरे तोते ने क्यूरियस होकर पूछा। अगली डकलिंग ने कौवे की तरफ देखकर जोर से म्याऊ किया। उसने अपने पंजे बाहर निकाल लिए, जैसे वो अपने नाखून दिखाना चाहती हो और कौवे को डराना चाहती हो। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वो गुस्से में भी क्यूट ही लगती थी। एक बिल्ली! कौवा अपने पिंजरे में डर के मारे कूदने लगा, लेकिन फिर वो बिल्ली को देखने के लिए फिर से सीधा खड़ा हो गया। मैं ऑनरेबल कौवा राजा हूं। मैं कभी कभी अबनॉर्मल चीजों से डरता हूं, अगली बिल्ली। कौवे ने प्राउडली कहा। ये कोई बिल्ली नहीं है, ये तो अगली डकलिंग है। रिया ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। और काले कौवे, यहां पर तुम ही सबसे अगली हो और अगली डकलिंग तुम्हारे बाद दूसरी सबसे अगली जानवर है। पर ये बड़ी होकर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। काला कौवा फिर से थोड़ा नर्वस हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे इस छोटी सी बिल्ली से डर नहीं लगता। इसके छोटे छोटे पैरों को तो देखो। वो इतने छोटे छोटे पैरों से मेरे पास भी नहीं आ सकती। अगर ये रेस्टोरेंट में रहकर बड़ी होगी तो मोटी भी हो जाएगी। चलो बेटा, मुझे रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ी सी तैयारी भी करनी है। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहा। प्रेम इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचने लगा। राजमा चावल की तैयारी एडवांस में करके रख लेते हैं। शायद लंच के लिए ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा लोग आए, और क्योंकि कुछ लोगों को राजमा चावल खाने को मिले ही नहीं थे, इसलिए वो नई डिश ट्राई करने के लिए बहुत उतावले होंगे। और वैसे भी ये मजिशियन जैसे मुझे घूर रहा है, उससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। बाय, रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा और प्रेम के साथ चली गई। शायद मुझे भी इस लड़की पर नजर रखनी होगी। अगर इसके पास डार्क मैजिक करने का टैलेंट है तो मैं इसे उस बूढ़े आदमी से चुरा लूंगा। मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं, और अगर मैंने इसकी पावर्स अब्सॉर्ब कर ली तो मैं पूरे कालचुरी स्टेट का सबसे बड़ा मजिशियन बन जाऊंगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वसीम ने रिया को जाते हुए देखकर मन में बड़बड़ाया। जैसे ही प्रेम और रिया मार्केट से वापस आए, प्रेम ने 2 बॉटल भेड़ का दूध भरकर रिया और बिल्ली को दे दिया। वो उन दोनों को प्यार से दूध पीते हुए देखने लगा। फिर उसने थोड़ा दूध अपने लिए भी निकाला। उसे पता था कि उसकी स्ट्रेंथ एकदम से नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ता हुआ फील कर सकता था। जब प्रेम इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर रहा था, उसने अपने दिमाग में अपने मिशन का शेड्यूल देखा। उसे 1000 प्लेट राजमा चावल बेचने की इतनी चिंता नहीं थी। जिस पेस से वो अभी चल रहा था, उस हिसाब से ये काम 6 दिन में पूरा कर लेगा। हालांकि 1000 कस्टमर्स लाने का मिशन ठीक से नहीं चल रहा था। सुबह बस 10 नए कस्टमर्स ही आए थे। रेगुलर कस्टमर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक कस्टमर बस एक ही बार काउंट हो सकता था। इसलिए उसे इस बात की बहुत चिंता होने लगी थी। उसने सोचा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। ऑर्डर लेने में और सर्व करने में मुझे काफी टाइम लग रहा है, और रिया ये दोनों काम नहीं संभाल सकती। शायद मुझे काम के लिए किसी को हायर कर लेना चाहिए। परचेजिंग लिमिट लगाने के लिए प्रेम अभी तैयार नहीं था। वो इस चीज को अभी भी अप्लाई नहीं करना चाहता था। अगर कस्टमर्स को उनका पेट भरने तक फूड सर्व नहीं किया तो वो भूख के कारण किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, और प्रेम के लिए ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अभी अभी ग्रो करना शुरू हुआ है। और ऐसे में अगर लोगों को फूड को लेकर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई तो उसके रेस्टोरेंट की अभी तक जितनी पब्लिसिटी हुई थी, उससे ज्यादा लोग उसकी बुराई करने लगेंगे। इसलिए खाने पर किसी भी टाइप की कोई लिमिट नहीं लगाई जा सकती थी। अब प्रेम को कोई दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। प्रेम ने डिसाइड किया कि वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, लेकिन बाहर ले जाने वाले फूड पर लिमिट रहेगी। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में रहकर ही बिना किसी लिमिट के फूड एंजॉय करें। लेकिन लोग खाने के साथ साथ पैक करवा करके भी ले जाते थे। इसी कारण प्रेम ने पार्सल करवाने पर लिमिट लगा दी, ताकि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वालों के लिए फूड कम ना पड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी थी। इस दुनिया में बहुत ज्यादा खाने वाले अजूबे भी थे, जैसे कि राक्षस। प्रेम की एक दिन की सप्लाई एक राक्षस अकेले ही खा सकता था, और ऐसी सिचुएशन में प्रेम को क्या करना चाहिए उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अभी तक कोई भी राक्षस प्रेम के रेस्टोरेंट में खाने नहीं आया था,
तो प्रेम को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। शायद प्रेम को इस केस में सप्लाईज के ऊपर लिमिट लगानी होगी, या फिर उसे सिस्टम से एक बहुत बड़ी प्लेट खरीदनी होगी जिसमें ढेर सारा राजमा चावल आ सके। इस बारे में प्रेम को थोड़ा जल्दी सोचना होगा, क्योंकि उत्कर्ष जैसे डीमन ने अब तक 10 प्लेट राजमा चावल एक बार में खाने की बात कही थी। मतलब राक्षस वाकई में काफी ज्यादा खाते हैं। प्रेम को जल्दी ही इसके लिए नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। प्रेम कभी नहीं चाहता था कि उसे किसी भी कस्टमर से पार्शियलिटी करनी पड़े, लेकिन अगर एक ही कस्टमर सारी सप्लाई खा जाएगा तो बाकी कस्टमर्स तो पार्शियल फील करेंगे ही। अभी प्रेम के सामने जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसे सब कुछ अकेले ही बनाना पड़ता है। अगर कुछ वेजिटेबल सूप्स की रेसिपी उसके पास होती तो उसे थोड़ी आसानी हो जाती, क्योंकि उन्हें बल्क में बनाकर स्टोर किया जा सकता है और लोग जब तक सूप एंजॉय करेंगे तब तक वो बाकी डिश बनाने में कंसंट्रेट कर सकता है। चौराहे पर कुछ जॉब एजेंसीज थी जहां एम्प्लॉयर वर्कर्स को आसानी से ढूंढ पाते थे। उनका हर चीज मैनेज करने का सिस्टम काफी अच्छा था। ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी के पास सही पैसे हों तो वहां हर टाइप के वर्कर्स को ढूंढा जा सकता है। बस इसके बदले एजेंसी एक मोटी कंसल्टेंसी फी लेती थी। प्रेम ने डिसाइड किया कि जब रेस्टोरेंट बंद होगा वो उस समय उन एजेंसीज में जाकर एम्प्लॉयज देखेगा। प्रेम ने सोचा, अब पैसे का कोई इश्यू तो है नहीं, लेकिन मुझे एक रिलायबल और एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। अगर वाकई में कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल गया तो भले ही मैं उससे कुकिंग ना कर पाऊं, लेकिन ऑर्डर लेने और सर्विंग करने का काम तो उसी से करवाऊंगा। इससे मेरा जितना टाइम बचेगा उससे मैं और भी ऑर्डर प्रिपेयर कर पाऊंगा। एम्प्लॉय रखना वाकई में अच्छा आइडिया है, मैं जल्दी इसके ऊपर काम करूंगा। प्रेम ने सुबह बस 1 घंटे में 64 प्लेट राजमा चावल बेचे थे और लंच टाइम ब्रेकफास्ट के टाइम से आधे घंटे ज्यादा होता था। इसलिए प्रेम ने और भी ज्यादा राजमा चावल बनाने का प्लान बनाया। अगर वो एक और कुकर भर के राजमा और चावल उबाल ले तो उसके पास 16 प्लेट एक्स्ट्रा राजमा चावल हो जाएंगे। इससे अगर कुछ और कस्टमर्स आते हैं तो प्रेम को कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रेम को ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत से कस्टमर्स को अपसेट करके भेजना पड़ा था, क्योंकि भले ही वो अपने ओपनिंग आवर्स में आए थे, लेकिन प्रेम के पास राजमा चावल के इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके थे और इसलिए प्रेम ने उन्हें बाद में आने को कहा था। प्रेम नहीं चाहता था कि उसे लंच टाइम में किसी से भी ऐसा कहना पड़े। वैसे भी ब्रेकफास्ट के ओपनिंग आवर्स बहुत कम होने के कारण ज्यादा लोग उतनी सुबह से उठकर नहीं आ पाते थे, लेकिन लंच के लिए काफी लोग प्रेम के रेस्टोरेंट को ही प्रेफर करते थे। इधर दूध पीने के बाद अगली डकलिंग को नींद आने लगी थी। शायद दूध के कारण ही रिया भी काउंटर से टिक गई और वहीं सो रही थी। प्रेम ने कांच के उस पार से रिया को देखा और हल्का सा स्माइल किया। प्रेम अभी किचन में राजमा चावल के इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग कर रहा था। इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज रहती थी वो सारी इन दिनों बहुत शांति से रह रही थी। इसी वजह से प्रेम को कभी भी अनसेफ फील नहीं होता था। हालांकि उसके रेस्टोरेंट में 2 से 3 बार झगड़ा होते होते रह गया था, लेकिन प्रेम को पता था कि इस दुनिया में इससे भी ज्यादा बड़ी लड़ाइयां होती थी, जो कि काफी दिनों से बिल्कुल बंद थी। प्रेम को अपनी, रिया की और रेस्टोरेंट की सेफ्टी की काफी चिंता होती थी। इसीलिए उसने राक्षसों से लड़ने के लिए सिस्टम से एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने का भी बोला था, जिसे वो रेस्टोरेंट की छत पर लगवाना चाहता था। देवी मंदिर वालों की सरकार में ककाऊ गांव सबसे सेफ जगह थी, इसलिए महेंद्र प्रताप ने यहां आना बेहतर समझा था। इस बात को 4 साल बीत चुके थे और वो लोग बहुत शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सभी स्पीशीज पैसों और पावर पर रिलाय करने के बाद भी देवी मंदिर वालों के नियमों के कारण बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर तरीके से रह रही थी। देवी मंदिर वालों ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। हमेशा की तरह लंच के ओपनिंग आवर शुरू होने से पहले ही प्रेम और रिया ने लंच कर लिया। अगली डकलिंग ने फिर से रूठा हुआ चेहरा बनाकर देखा, लेकिन प्रेम ने उसे इग्नोर कर दिया। प्रेम उसे अपना फूड नहीं दे सकता था, जो कि रिया और प्रेम दोनों खाते थे। रिया जानबूझकर अपनी बिल्ली को दिखा दिखाकर अपना लंच कर रही थी। कई बार तो वो बिल्ली के सामने अपना फोक भी रख देती थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं देती थी। रिया की बिल्ली ऑलमोस्ट अपने पंजे छोड़कर उससे बेग कर रही थी। रिया कभी भी एक अच्छी मालकिन नहीं बन सकती,
प्रेम ने अगली डकलिंग को देखकर सोचा, रिया काफी अच्छी थी। उसने अपनी बिल्ली से अपनी बात मनवाना सीख लिया था, लेकिन वो अपनी बिल्ली को बहुत तड़पाती थी और उसे तरह तरह की धमकियां देती थी, जिसमें सबसे बड़ी धमकी थी कि रिया अगली डकलिंग के बड़े हो जाने पर उसे रोस्ट करके खा जाएगी। रिया ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। तुम अभी रेनबो शाही कबाब खा ही नहीं सकती, और मैं ये सब कुछ सोच समझ के ही कर रही हूं ना। फिर उसने एक शाही कबाब फोक में लगाया और बिल्ली के सामने लाते हुए खुद खा लिया। अगली डकलिंग ने भी अपना सिर घुमा लिया। वो अब रिया की सारी चाल समझ चुकी थी। लंच करने के बाद प्रेम ने टेबल क्लीन किया और बिल्ली को एक बॉटल में दूध भरकर दिया। जब प्रेम उसे दूध दे रहा था, तब अगली डकलिंग ने उसे अपने दांत दिखाए, जैसे वो प्रेम को बता रही हो कि वो सॉलिड फूड खाने के लिए तैयार हो चुकी है। प्रेम ने जैसे ही बिल्ली का पूरा मुंह दांतों से भरा देखा, उसे बहुत सरप्राइज हुआ। तुम्हारे दांत तो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, प्रेम ने अगली डकलिंग से कहा। इससे पहले अगली डकलिंग अपनी पूंछ हिला पाती, प्रेम ने आगे कहा, वो सब ठीक है, लेकिन न्यूबॉर्न बिल्लियां एक हफ्ते के बाद ही सॉलिड फूड खा सकती हैं, इसलिए अभी कुछ दिनों तक तुम्हें दूध ही पीना पड़ेगा, समझी प्यारी बिल्ली। अगली डकलिंग तुरंत ही अपसेट हो गई। वो बहुत दुखी होकर अपना दूध पीने लगी और प्रेम को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। अगली डकलिंग रिया और प्रेम के बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं थी। प्रेम ने जितना एक्सपेक्ट किया था, उससे भी ज्यादा कस्टमर्स लंच करने आ गए। प्रेम का रेस्टोरेंट कॉर्नर पर होने के कारण कुछ लोग, जिन्हें बहुत छोटा सा लंच टाइम मिलता था, वो लंच करने नहीं आ पाते थे, और कुछ लोग 300 कॉपर के सिक्कों की प्राइस का मील दिन में 3 बार नहीं खा सकते थे। फिर भी उसके रेस्टोरेंट में दोपहर को बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए, जो कि वाकई कमाल की बात थी। अरे, अपनी गाड़ी यहां से थोड़ा दूर पार्क करो, सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहा। लोगों का मजा मत खराब करो ना, तुम्हें दिखता नहीं इस रेस्टोरेंट में वो बड़ा सा कांच इसलिए लगा है ताकि लोग खाना खाते खाते चौराहे का शानदार व्यू भी एंजॉय कर सकें। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाते हुए उस गाड़ी को गाइड करते हुए कहा। गाड़ी से 5 फैंसी ड्रेस पहने आदमी उतरे। उन सबकी बनावट एक जैसी थी, मोटी थाइज, मोटी कमर और सिर जितनी मोटी गर्दन। सिद्धार्थ को मिलाकर वो 6 मोटे भाई जैसे ही लग रहे थे। सिद्धार्थ, कल रात तुमने कहा था कि तुम मुझे नए रेस्टोरेंट ले जाने वाले हो, वहां का फूड बहुत डिलीशियस है और हम उससे वेट लॉस भी कर सकते हैं, क्या ये वही है? पीले कपड़ों में एक मोटे ने कहा। पूरे चौराहे पर प्रेम के रेस्टोरेंट का डेकोरेशन सबसे अच्छा था, लेकिन जब से उन लोगों ने सिद्धार्थ के मुंह से उसके फूड की तारीफ सुनी थी, तभी से उन्हें रेस्टोरेंट के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर उन्हें डिलीशियस फूड सड़क के किनारे भी मिल जाए तो वो खुशी खुशी खा लेंगे। ये 5 लोग खुद को असली फूडी कहते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर वहां का फूड ट्राई करते थे। पीले कपड़े वाले मोटे ने रेस्टोरेंट के अंदर झांककर देखा और सोचने लगा, इस रेस्टोरेंट में तो ऑलरेडी काफी कस्टमर्स आ चुके हैं, उनमें से ज्यादातर की फिजिक नॉर्मल ही है। अगर इसका फूड वाकई में वेट लॉस करने में कोई हेल्प करता है तो पतले लोग इसके रेस्टोरेंट में क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें और वेट लॉस करके बिल्कुल गायब ही होना है? सिद्धार्थ के सभी दोस्त बहुत पैसे वाले थे। पीले कपड़े वाले की फैमिली के पास 3 बड़े बड़े होटल्स थे। हरे कपड़े वाले की फैमिली ककाओ गांव की सबसे पॉपुलर चाय की दुकान चलाती थी। शॉर्ट में कहें तो उनमें से किसी को भी पैसे कमाने के लिए कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें डेली बहुत ज्यादा पॉकेट मनी मिलती थी। ये सभी लोग साथ में खाते पीते और खेलते थे। अगर उनमें से किसी को भी कोई इंटरेस्टिंग जगह मिलती तो वो बाकी लोगों को भी बता देता था। कल जब सिद्धार्थ ने उन्हें यहां लाने के लिए इनवाइट किया तो उन्होंने यहां दोपहर में आने का डिसाइड किया था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये फूड हमारे जैसे बहुत मोटे लोगों पर ही काम करता है, इसलिए ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। फिर उसने रेस्टोरेंट के डायरेक्शन में देखा और कहा, याद रखना तुम जो भी करो, मगर ओनर की बेटी से पंगा बिल्कुल मत लेना। दानव और डीमंस भी उससे डरते हैं। सिद्धार्थ के सभी दोस्त चौंक गए। ओनर की बेटी इतनी भयानक है? सिद्धार्थ उन सभी में सबसे डेयरिंग था और फिर भी उसे रिया से काफी डर लगता था, इसलिए बाकी लोगों ने सिद्धार्थ की बात मानते हुए सिर हिला दिया। चलो अब चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सिद्धार्थ सबसे पहले अंदर आया और फिर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। 6 मोटे मोटे लोग, जिनका एवरेज वेट 100 किलो के आसपास होगा। वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे।
उनके कारण सूरज की रोशनी आना तक बंद हो चुकी थी और उनकी बड़ी बड़ी शैडोज बन गईं। सभी कस्टमर्स उन्हें बहुत शौक में देख रहे थे। रिया की आंखें इन सभी मोटे और लंबे लोगों को देखकर वाइड हो गईं। मोटों की सेना। सिद्धार्थ और उसके 5 मोटे दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। रिया ने जैसे ही उन लोगों को देखा, वो सोचने लगी, ये मोटों की सेना कहां से आ गई? अगली डकलिंग ने भी जब रिया की गोदी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसकी आंखें भी हैरानी से वाइड हो गईं। उसने आज के पहले इतने सारे मोटे लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी के कारण चमक रही थी। राजमा चावल सर्व करते हुए प्रेम ने जब सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को देखा तो वो भी चौंक गया। सिद्धार्थ ने प्रेम से कहा था कि वो अपने दोस्त लेकर आएगा, लेकिन प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने 5 दोस्तों को लेकर आएगा। प्रेम किसी भी कस्टमर से इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करता था और शायद ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए यहां आए थे, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता था कि प्रेम के राजमा चावल खाने से उसका वेट कम हो जाएगा। प्रेम ने ध्यान से उन सभी नए कस्टमर्स को देखा। सडनली प्रेम के दिमाग में एक इमेज बनी जिसमें 6 मोटे लोग लगातार राजमा चावल खा रहे थे और उनके पेट की चर्बी शेक हो रही थी। प्रेम को अपने दिमाग में चल रहा यह सीन बहुत ही फनी लगा। प्रेम को आज 5 नए कस्टमर्स मिल चुके थे, इसलिए वो बहुत खुश था। ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रेम अपने 1000 कस्टमर्स लाने के मिशन को कंप्लीट करने के पास पहुंच रहा था। प्रेम को कल तक इसी बात की बहुत टेंशन थी कि इतना बड़ा मिशन वो कैसे करेगा, लेकिन अब प्रेम को थोड़ी होप दिखने लगी थी। प्रेम, मैं 3 प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा, सिद्धार्थ ने एक सीट पर बैठते हुए कहा। कल दोपहर के बाद से ही सिद्धार्थ प्रेम के रेस्टोरेंट में हर मील खाने आ रहा था। आज सुबह वो सोकर काफी लेट उठा था, इसलिए जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आया तब तक राजमा चावल खत्म हो चुके थे। इसलिए वो सभी दोपहर में रेस्टोरेंट खुलते ही तुरंत आ चुके थे। सिद्धार्थ हर टाइम बस प्रेम का बनाया फूड ही खाना चाहता था। वो प्रेम के फूड का बिल्कुल दीवाना हो चुका था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वो हर बार पेट भर खाना खाकर जाता था। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं, आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रेम मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। फिर वो सभी 3-3 के ग्रुप में बट गए। पीले कपड़े वाले मोटे ने एक लंबी सांस लेकर दूसरे कस्टमर के फूड को स्मेल किया। खुशबू तो बहुत अच्छी है। उसने चारों तरफ देखा और खुशबू के सोर्स को ढूंढने लगा। हाँ, ये असल में है क्या? इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही है? उन सभी के मुंह में पानी आ चुका था और उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, ये तो मीट से भी अच्छा लग रहा है। इसके स्मेल से तो और भी भूख लग रही है। मीट में कभी भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई। ये फ्रेग्रेंस तो अब तक की सबसे अच्छी स्मेल की हुई फ्रेग्रेंस है। इतने टाइम से अलग अलग टाइप के डिशेस ट्राई करते रहने के बाद भी कहीं ऐसी डिश नहीं दिखी। शायद ये तो इस दुनिया की सबसे अच्छी डिश है, सिद्धार्थ के दोस्तों में से एक ने कहा। फिर उनकी नजर छोटी आंखों वाले आदमी की टेबल पर रखे राजमा चावल पर पड़ी। राजमा चावल की शानदार खुशबू ने उन्हें काफी अच्छा फील करा दिया था। वो दूर से ही चावल पर डले हुए राजमा को देख सकते थे और उसके ऊपर की शानदार ग्रेवी भी उन्हें साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने छोटी आंख वाले आदमी को अपना राजमा चावल खाते हुए देखा, जो बहुत ही खुश होकर अपने राजमा चावल चबा रहा था और धीरे धीरे स्वैलो कर रहा था। यह सब देखकर उन सभी के मुंह में भी पानी आ चुका था। ये क्या है? मैं भी खाना चाहता हूं। उन सभी दोस्तों ने अपने चेहरे सिद्धार्थ की तरफ घुमाए और उसके जवाब का वेट करने लगे। एक फूडी के लिए किसी दूसरे को डिलीशियस फूड एंजॉय करते हुए देखना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक फूडी हर फूड खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं, सिर्फ दूसरे ही उसका मजा क्यों ले। वैसे भी मोस्टली सभी फूडीज के पास काफी पैसे होते हैं, तो वो जब चाहे तब अपनी पसंद का फूड एंजॉय कर सकते हैं। यही तो राजमा चावल है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। ये वही डिश है जिससे हमारा वेट लॉस हो सकता है। मैंने जब ये खाए थे तो मेरी पूरी बॉडी फैट एकदम एकदम शेक करने लगी।
अब तुम लोग भी इसका मजा चखने को तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ ने काम होकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बहुत खुश था। उसे उसके दोस्तों के शौक चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ओनर, मैं 3 प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा। मैं भी। सेम यार। जैसे ही सिद्धार्थ ने उन्हें बताया, उन सभी ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वो भी सिद्धार्थ जितना ही खा सकते थे, इसलिए उन्होंने भी 3-3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए। ये सभी लोग हमेशा एक साथ ही खाने जाते थे और किसी के पास भी पैसों की कोई कमी न होने के कारण हमेशा पेट भरकर खाते थे। सभी की डाइट ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है, अब बस थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, मैं भी आपका ऑर्डर लेकर आता हूं। प्रेम ने एक कस्टमर के सामने शाही कबाब रखते हुए कहा। फिर वो किचन की तरफ चला गया। आज प्रेम इस दुनिया का सबसे बिजी इंसान हो चुका था। उसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एक बार में ऑर्डर सर्व करने थे। 6 लोगों ने 3-3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए थे। इसका मतलब उसे एक बार में 18 प्लेट सर्व करनी थी। प्रेम को यह सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने राजमा चावल बल्क में रेडी करके रखे थे। बस उसे बार बार गर्म करने की जरूरत थी। वो कलरफुल डिश कौन सी है? वो भी एकदम कमाल की दिख रही है। लाल कपड़े वाले मोटे ने शाही कबाब को देखते हुए क्यूरियस होकर पूछा। रेनबो शाही कबाब, ये वाकई में कमाल के हैं। मेरे पापा की इस डिश का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक बार खाओगे ना तो लाइफ टाइम याद रखोगे। श्रेया ने काउंटर के पास खड़े होकर कहा। उसे मोटो की सेना देखने में बहुत मजा आ रहा था। उन सभी ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उन सभी की आंखें अपने हाथ में अजीब से रंग की बिल्ली पकड़े हुए एक छोटी सी सुंदर लड़की को देखकर चमक उठी। उन सभी ने सोचा, कितनी क्यूट आदि बॉनी है, और ये तो प्योर ब्लड बोनो से भी ज्यादा अडोरेबल है। यही ओनर की बेटी है। मैंने तुम लोगों को इसी से बचकर रहने के लिए कहा था। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और संभल कर रहना। सिद्धार्थ ने वार्न करते हुए अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा। आज सुबह सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से रिया को एक लावा डीमन को हराते देखा था। एक लावा डीमन जिससे सभी डरते हैं, उसने रिया के सामने बच्चों जैसे गिड़गिड़ाकर खुद को छोड़ने की भीख मांगी थी। रिया की फायरबॉल बहुत भयानक थी। रिया भले ही काफी क्यूट दिखती थी, लेकिन वो काफी खतरनाक भी थी। ये तो क्यूट है, और तुमने जैसा भयानक इसे बताया था, ये वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। नीले कपड़ों वाले मोटे ने हाथ हिलाते हुए कहा। डीमंस और दानव शायद इसकी क्यूटनेस से हार गए होंगे। इसकी क्यूटनेस देखकर तो कोई भी पिघल सकता है। कितनी प्यारी लग रही है ये। इसको देखना तो सीरियसली आंखों के लिए एक ट्रीट है। उसने सोचा रिया बिल्कुल हार्मलेस है और इस बात पर बिलीव करने से मना कर दिया कि वो बहुत पावरफुल है। लाल कपड़े वाले मोटे ने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया। एग्जैक्टली, मैंने भी इतनी अडोरेबल लड़की कभी नहीं देखी। यह वाकई में बहुत क्यूट और बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम इसे भयानक बता रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कहते हुए तुम्हारी जीभ जरा भी नहीं कांपी। ये तो क्यूट लिटिल प्रिंसेस जैसी लग रही है। भाई लोग, तुम्हारा जो मन करे वो कहो, सिद्धार्थ ने अपना माथा पीटते हुए कहा और सोचने लगा। इनको ये बिलीव कराना कि रिया भयानक है शायद मेरे बस की बात नहीं। ये लड़की तो किसी के भी सिर में दर्द करवा सकती है। प्यारी बेटी, मैं एक प्लेट ये रेनबो शाही कबाब खाना चाहता हूं। नीले कपड़े वाले मोटे ने रिया से स्माइल करते हुए कहा। गजाधर कुमार इन सभी दोस्तों में सबसे बड़ा था। उसकी फैमिली हथियार बनाने की दुकानें चलाती थी और उसमें से 2 दुकानें गजाधर के नाम थी, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो सिद्धार्थ और बाकी लोगों के साथ घूमने निकल जाता था। इसमें और बाकी लोगों में डिफरेंस बस यही था कि गजाधर शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे और सबसे बड़ा बच्चा 5 साल का था। गजाधर हमेशा से एक बेटी चाहता था, लेकिन उसके तीनों बच्चे लड़के ही थे और चौथा बच्चा ऑलरेडी उसकी पत्नी के पेट में था। उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर इस बार भी लड़की नहीं हुई तो वो आगे और दर्द नहीं सहेगी और एक बेटी को गोद ले लेगी, लेकिन गजाधर बेटी अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। गुस्सा होकर उसकी बीवी ने एक दिन हाथ में कैंची लेकर उसे धमकी दी थी कि अगर वो बेटी गोद नहीं लेगा तो वो गजाधर का धड़ काटकर डस्टबिन में डाल देगी। अगर गजाधर की आंखें तेज ना होती तो उस दिन उसकी पत्नी उसे कैंची से कतर देती। गजाधर ने टाइम रहते ही अपनी पत्नी के हाथ से कैंची ले ली और मामला वहीं सॉर्ट कर दिया।
गजाधर छोटी बच्चियों को बहुत पसंद करता था। उसे प्रेम से काफी जेलसी हुई क्योंकि उसके पास रिया जैसी बेटी थी। उसने सोचा, कितनी सुंदर बच्ची है, ओनर वाकई में बहुत खुश रहता होगा। न जाने सिद्धार्थ इसके बारे में इतना सब कुछ क्यों कह रहा था, ये तो कहीं से भी भयानक नहीं लगती। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो मुड़ी और चिल्लाई, पापा, नीले मोटे वाले अंकल को 1 प्लेट शाही कबाब चाहिए। सिद्धार्थ और बाकी दोस्त जोर से हंसने लगे। वो सभी एक जैसे दिखते थे, लेकिन फिर भी गजाधर का निकनेम सुनकर उन्हें बहुत हंसी आई थी। सभी गजाधर की खिल्ली उड़ाने लगे। गजाधर थोड़ी देर को फ्रीज हो गया और उसके फेशियल एक्सप्रेशन अब थोड़े अजीब हो चुके थे। उसने सोचा, क्या इसने मुझे अभी नीला मोटा बुलाया? लेकिन रिया का सिंसियर और क्यूट फेस देखकर उसे गुस्सा नहीं आया और उसे भी हंसी आने लगी। वो भी अपना निकनेम सुनकर धीरे धीरे हंसने लगा। पीले मोटे, हरे मोटे, लाल मोटे, काले मोटे और गुलाबी मोटे, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? रिया ने सभी को बहुत जोर जोर से हंसते देखकर पूछा। सडनली उनकी हंसी रुक गई। तभी उन्होंने एक दूसरे के कपड़े देखे। सभी ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे और सभी मोटे थे, इसलिए रिया ने उनके निकनेम उनके कपड़ों के कलर और उनकी साइज को मिलाकर रखे थे। सभी ने अपने अपने अजीब से निकनेम सुने और एकदम से चुप हो गए। सभी के दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, ये लड़की इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिखती है। जुबान भयंकर कड़वी है छोरी की और बिल्कुल कैंची की जैसी चलती है। उन्हें अब रिया इरिटेटिंग और क्यूट दोनों लगी। लाल मोटे। सिद्धार्थ अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपने सामने बैठे लाल कपड़ों वाले अपने दोस्त का मजाक उड़ाया। अबे चुप करो बे गुलाबी मोटे। लाल कपड़ा वाला अब थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, लेकिन वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। क्यों भाई, हम क्यों हंस रहे हैं? हमें देखकर तो सभी लोग हंसते हैं और आज हम भी एक दूसरे के ऊपर हंसना चाहते हैं। भाई एक टाइम था जब कोई हम पर हंसता था तो हम बिल्कुल दुनिया पलट देते थे, और एक आज का दिन है जब हम ही हमारे दुश्मन बने जा रहे हैं। पीले कपड़े वाले ने कंफ्यूज होकर कहा। वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद हम लोग इतने क्यूट नहीं है, इसलिए सभी हमें देखकर हंसते हैं। काले कपड़े वाले ने गहरी सांस लेकर कहा। राजमा चावल एक ऐसी डिश थी जो गरम गरम सर्व करने पर ही सबसे अच्छी लगती थी। ऐसे में इसके मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता था। अगर कोई कस्टमर एक बार में भी बहुत ज्यादा प्लेट राजमा चावल ऑर्डर करता तो भी प्रेम एक बार में सब कुछ सर्व नहीं करता था, वो थोड़ा थोड़ा करके ही लाता था। जैसे सिद्धार्थ ने 3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए थे, लेकिन प्रेम उसके लिए बस 2 प्लेट ही लेकर आया, क्योंकि 3rd प्लेट का नंबर आते आते राजमा चावल ठंडे हो जाते और प्रेम अपनी डिशेस को लेकर किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसका रेस्टोरेंट बस उसके डिशेस के टेस्ट के कारण ही जाना जाता था और अभी उसे और भी पॉपुलर होना था। अगर प्रेम किसी को ठंडा फूड सर्व कर दे या बल्क में सर्व करने के कारण किसी कस्टमर का फूड ठंडा हो जाए तो इससे रेस्टोरेंट का इंप्रेशन खराब हो सकता है। इसलिए प्रेम ने इसके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी डेवलप की थी। आप सबके राजमा चावल प्लीज एंजॉय कीजिए, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और फिर वो किचन में वापस चला गया। भाई वाह, क्या शानदार खुशबू है, लाल कपड़े वाले मोटे दोस्त ने कहा। उसकी नजरें राजमा चावल से हटने को तैयार नहीं थी और वो लंबी लंबी सांसें लेकर उन्हें स्मेल कर रहा था। सिद्धार्थ, मुझे भी एक बाइट खाने दो यार, ये कितने कमाल के दिख रहे हैं। अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, तुम अपनी प्लेट में से मुझे खिला दो, उसने सिद्धार्थ से बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ कहा। हाँ, हमारी तरफ भी पास करो, काले कपड़े वाले दोस्त ने आगे झुकते हुए कहा। राजमा चावल के मसालों की खुशबू स्मेल करके किसी को भी भूख लग सकती थी। सिद्धार्थ ने बिना 1 सेकंड लगाए ना में अपना सर हिला दिया। वो हमेशा हर टाइप का फूड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता था, लेकिन राजमा चावल के केस में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। राजमा चावल को शेयर करने के अलावा उससे कोई कुछ भी मांग ले तो वो हंसते हंसते दे देता। वैसे इस सिचुएशन के हिसाब से सिद्धार्थ पर एक फिल्मी डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है और वो ये
कि आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम हंसते हंसते दे देते। आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया। सिद्धार्थ को वैसे भी आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। वो आज सुबह काफी लेट उठा था और जब तक वो प्रेम के रेस्टोरेंट में आया तब तक राजमा चावल आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। इसलिए उसे राजमा चावल खाने के लिए लंच तक का वेट करना पड़ा और उसे अब तक काफी भूख लग चुकी थी। प्रेम के शाही कबाब भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सिद्धार्थ राजमा चावल खाकर ज्यादा अच्छा फील करता था। अरे थोड़ा पेशेंस रखो तुम लोग यार, और मुझे अपना राजमा चावल खाने दो ना। जब तुम्हारे राजमा चावल आएंगे तो तुम उन्हें एंजॉय करना, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करो। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से कहा, क्योंकि वो सभी उसे घूर रहे थे। अबे क्या ये वाकई में इतने अच्छे हैं? उसके दोस्तों ने सोचा। सिद्धार्थ अपने दोस्तों पर जान छिड़कता था। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा हर चीज शेयर करता था। बस आज वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपने राजमा चावल से एक बाइट देने को भी तैयार नहीं था। सिद्धार्थ के अबनॉर्मल बिहेवियर को देखकर उसके दोस्तों का डिश के लिए दीवानापन और भी बढ़ चुका था। सिद्धार्थ ने पूरी चम्मच भरकर राजमा चावल खाए। उसकी आंखें बंद हो गई और वो राजमा चावल में बिल्कुल खो गया। सारा टेस्ट उसके मुंह में घुल रहा था और इस प्लेजर के कारण उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। उसके दोस्त राजमा चावल से अपनी आंखें भी डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ जैसे जैसे अपने राजमा चावल खाता जा रहा था, वैसे वैसे उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा था। उनकी जीभ राजमा चावल खाने के लिए लपलपा रही थी। उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। कोई भी फूडी किसी दूसरे इंसान को अकेले फूड एंजॉय करते नहीं देख सकता, और सिद्धार्थ के सारे दोस्त बहुत बड़े फूडी थे। सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया हो, क्योंकि उसका बॉडी फैट तेज ब्लड फ्लो के कारण शेक हो रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी, लेकिन वो वाकई में इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। उसने एक और बाइट ली और फिर उसकी बॉडी और भी ज्यादा शेक करने लगी। ओह, सो राजमा चावल में ऐसे वेट लॉस होता है? उसके दोस्तों ने सिद्धार्थ को देखकर सोचा। उन्होंने सिद्धार्थ का भरोसा नहीं किया था जब उसने कहा था कि राजमा चावल से वेट लॉस होता है, लेकिन अब उन्होंने सब अपनी आंखों से देख लिया था। सिद्धार्थ की बॉडी बहुत तेजी के साथ शेक कर रही थी और उसका फैट काफी जल्दी जल्दी बर्न हो रहा था, जिसके कारण उसे काफी पसीना आ रहा था। लोग अक्सर इन चीजों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते, खासकर कम बुद्धिमान लोग या बहुत बुद्धिमान लोग। वो जब तक खुद आग से नहीं जलते तब तक उन्हें भरोसा नहीं होता कि आग से इंसान जल सकता है। इंसान हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाता, जबकि उसे खुद के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए उसकी उम्र हमेशा कम पड़ जाती है। हमें हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। बाकी कस्टमर्स ने भी सिद्धार्थ को इस अनयूजुअल स्टेट में देखा। बहुत चौंक कर उन्होंने अपनी प्लेट में रखे राजमा चावल को देखा और उसके बाद सिद्धार्थ की प्लेट को देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अलग नहीं समझ आया। सभी कस्टमर सोच रहे थे कि सिद्धार्थ को कुछ अलग टाइप के राजमा चावल मिले हैं, इसलिए उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन सभी कस्टमर्स का ब्लड भी बहुत तेजी के साथ फ्लो कर रहा था, लेकिन वो लोग सिद्धार्थ के जैसे नहीं रिएक्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ वाकई में थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा था। सिद्धार्थ के दोस्तों ने उसे एक प्लेट राजमा चावल खत्म करते हुए देखा। इतनी देर में उनकी जीभ बहुत बार लपलपा चुकी थी। फाइनली प्रेम अपने हाथ में 5 प्लेट राजमा चावल लेकर आया और एक एक प्लेट सिद्धार्थ के सभी दोस्तों के सामने रख दी। वो सभी यहां एक साथ आए थे और सभी काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि किसे पहले फूड सर्व किया और किसे बाद में। प्रेम ने एक एक करके सभी को उनका फूड सर्व कर दिया था। इस बात से वो सभी